नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस वीडियो में आपसे चैप्टर नंबर 24 यानी प्रोनाउन की बात करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं प्रोनाउन को। इससे पहले कि हम लोग प्रोनाउन के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी लें, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं कि प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने थोड़ी जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली है और वह जानकारी हम लोगों ने तब ली थी जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। लेटर के बाद हम लोगों ने वर्ड देखा था, वर्ड के बाद हम लोगों ने सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किया था और हम लोगों ने ये जाना था कि एक सेंटेंस में भिन्न-भिन्न तरह के लोग होते हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और वहाँ हम लोगों ने जो डेफिनेशन दिया था वह था वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर भिन्न-भिन्न भागों में बांटते हैं और उसी को शब्द भेद कहा जाता है। उसी शब्द भेद के दरमियान हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा करी थी। उसमें जो दूसरा नाम था वह था प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम जो है वह किसी संज्ञा के बदले में आता है और उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि जैसे मान लिया लिखते हैं राम एक लड़का है, वह पढ़ता है। पहली बात है राम लड़का है। दूसरा जो सेंटेंस है वह कहता है वह पढ़ता है। यहाँ वह के बजाय अगर हम लोग राम लिख दें तब भी चलेगा, वह के बजाय हम राम लिखें तब भी चलेगा। हम लोग लिखते क्यों नहीं हैं? तो यहाँ हम लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। आप देख रहे हैं राम लिखें यानी एक लेटर और 2 लेटर और एक मान लिया भाविल है तो चलिए ठीक है, मान लिया 3 लेटर अगर हम मान लें, 3 बार हमें कष्ट उठाना पड़े और यहाँ अगर वह लिखते हैं तो 2 बार, तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। एक लेटर का डिफरेंस हो रहा है यानी एक पाई का डिफरेंस है, जिसके कारण इन दोनों में मतलब बेसिकली जो अंतर दिखता है। अदरवाइज हम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करें क्या फ़र्क पड़ता है? कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली प्रोनाउन परेशान तब करता है जब कोई नाउन बहुत बड़ा हो। जैसे एक नाम जो पहले मैट्रिक के एग्ज़ाम में सिलेबस का एक हिस्सा हुआ करता था, प्रोफेसर भीम, और उनका जो पूरा नाम था वह था प्रोफेसर भीम भंटाराव कुलकर्णी व्याम विशारद मुग्धा विभूषित डंबल द्वैती दंडाकारक। थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा ही लंबा है नहीं। खैर, शायद ये नाम आपने नहीं सुना हो, लेकिन आपने पीछे हमारे जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें से कुछ का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसमें से एक नाम है H.T. देवगौड़ा साहब का। प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे, पूरा नाम है हरदन हल्ली डोडा गौडा देवगौड़ा। एक पामलापति वेंकट नरसिंहा राव प्रधानमंत्री, एक कलाम साहब। अगर इन लोगों का नाम हमें एक सेंटेंस में लिखना पड़े, या सपोज कीजिए एक पैसेज है 10 लाइन का, एक पैसेज बनाया आपने और 10 लाइन में हर जगह हमें इन्हीं के बारे में बात करनी हो, इन्हीं पे चर्चा करनी हो, और अगर इनका नाम 10 बार हमने लिख दिया उस पैसेज में तो पता चलेगा पूरी जो कॉपी थी वो इनके नाम से ही भर गई। एक्चुअली प्रोनाउन जो है वह हमें इसी तरीके से बचाव करता है। हमारा जो बचाव करता है प्रोनाउन वो इसी तरीके से करता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो बेसिक तरीका वो जो दिखता है वो ये है कि लंबे नामों को छोटा करने का काम करता है। तो एक तो प्रोनाउन ये हो गया, एक काम करता है। अब यहाँ जो प्रोनाउन की चर्चा की जा रही है वो एक्चुअली इतनी बातें तो हम लोगों ने पहले ही कर ली है कि नाउन के बदले में आता है इसलिए यह प्रोनाउन है, सर्वनाम है, संज्ञा के बदले में आए सर्वनाम कहलाए। अब कौन कौन से प्रोनाउन हैं फिलहाल जो हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं? एक्चुअली प्रोनाउन तो बहुत सारे हैं, 11 के करीबन प्रोनाउन हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 11 की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत फिलहाल उतनी नहीं है। हमारी जितनी ज़रूरत है उतनी में हम लोग यहाँ पे 3 प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ जितनी प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं उतने से हमारा काम चल जाएगा, और जब स्पेशल की ज़रूरत होगी तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हमारी ज़रूरत जो है वो जितने से चल जा रही है हम उतने प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं। और प्रोनाउन, फिर मैं कहूँ कि प्रोनाउन जो है वह संज्ञा के बदले में आता है, यानी वहाँ पे संज्ञा का इस्तेमाल हो सकता था। जैसे मैं कहता हूँ मैं यानी मैं,
अविनाश। तो मेरी जगह पे यानी अविनाश की जगह पे जो मैं आया है वह प्रोनाउन है, और इस तरीके का प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। एक्चुअली अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट आपने बनाए हैं, जैसे इज एम आर, वाज वेयर, सेल बी, विल बी, हैज, हैव, हैड, सेल विल हैव का इस्तेमाल करके जो भी आपने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, वहाँ आपने जो आई देखा, वी देखा, दे देखा, ही देखा, सी देखा, इट देखा, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण थे। और चूंकि इन लोगों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, तो रूबरू तो हम लोग पहले से ही हैं, इन्हें जानते हैं। तो स्पेशली इस पे कोई प्रैक्टिस सेट अलग से देना या इनके बारे में कुछ विशेष बात करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, आप कहाँ इस्तेमाल होता है, इन सब के बारे में आप पहले ही से ऑलरेडी जानते हैं। तो इस पे हम लोग चर्चा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, और इस पे इसीलिए आपकी मटेरियल में प्रैक्टिस सेट भी नहीं दिया गया है। दूसरा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह, वे लोग, हम लोग, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण है जो आपने पर्सन में भी देखा है। हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि जब हम लोग पर्सन पढ़ रहे थे, आपको याद होगा कि वहाँ हमने कहा था कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम के प्रत्येक भेद को, तो प्रत्येक भेद कौन सा है, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन आता है, प्लुरल, सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन के प्लुरल नंबर में भी कौन आता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल नंबर में कौन आता है, इसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। और ये तीनों पर्सन जो हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण हैं। और चूंकि हम लोग अभी जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाया है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन लोगों का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस पर विशेष चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, और फर्दर आगे भी जब हमारी ज़रूरत होगी हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। दूसरे जो सज्जन हैं उनका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेशन का काम करते हैं। इसमें जो आपको प्रोनाउन पढ़ने हैं वह है दिस, दैट, दीज, दोज। एक लिहाज से ये दोनों जो हैं वो एक हैं, एक लिहाज से ये दोनों एक हैं, एक लिहाज से ये दोनों एक हैं, एक लिहाज से ये दोनों एक हैं। कैसे हैं? दिस का मतलब यह होता है, यह किसी नज़दीक की चीज़ को बताने का काम करता है, और यह एक को रिप्रेजेंट करता है। दीज का मतलब भी नज़दीक के ही, यह भी नज़दीक को रिप्रेजेंट करता है, यह भी नज़दीक के ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यह एक कलम है तो एक की बात हो रही है, और यह नज़दीक भी है। ये सब कलमें हैं तो ये सब शब्द हैं, तो ये सब की बात हो रही है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो प्लुरल फॉर्म में हैं और नज़दीक हैं। तो अगर एक हो और सिंगुलर फॉर्म में हो तो यह दिस है, एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करना हो प्लुरल फॉर्म में हो तो दीज है। और यही बात अगर दूर के अर्थ में कहनी हो, जैसे वह एक कलम है तो वह सिंगुलर है और दूर को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। और वे सब कलमें हैं यानी एक से ज़्यादा कलमें हैं, और चूंकि दूर में है इसलिए हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आप ये याद रखिए कि दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, दीज का मतलब ये सब या ए होता है, दोज का मतलब वे सब या वो सब होता है। तो ये इसका हिंदी है, और हिंदी याद रखेंगे तो ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आपकी मदद हो जाएगी। और प्रोनाउन के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि दिस का इस्तेमाल आप लोगों ने पहले से कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी होने जा रही है। हाँ, यहाँ एक प्रैक्टिस सेट है आप बनाए, जैसे प्रैक्टिस सेट के रूप में जो पहला सेंटेंस है ये है, वे सब जुड़वा हैं। जो पहला सेंटेंस है प्रैक्टिस सेट के रूप में आपकी मटेरियल में वह है वे सब जुड़वा हैं। तो वे सब का अंग्रेजी हो जाता है दोज, तो दोज। और चूंकि दोज जो है वह प्लूरल है, आपको पता है कि प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, और है लगा हुआ है तो इजम आर का कंसेप्ट है, प्लूरल के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं तो दोज आर हो जाएगा। और जुड़वा का ट्विन होता है, इस लगेगा ट्विन्स हो जाएगा। उम्मीद है इस तरीके से आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब एक बात के लिए और ध्यान रखेंगे आप, यहाँ ये सिंगुलर और प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, दिस जो है वह सिंगुलर, दैट भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, ये नज़दीक की वस्तु को, ये दूर की वस्तु को, दीज जो है वह प्लूरल रिप्रेजेंट करता है, दोज भी प्लूरल रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दिस जो है वह नज़दीक की वस्तु को, दोज दूर की वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। एक बात मैं यहाँ आपको क्लियर वे में कह दूँ, और क्लियर वे में क्या, अभी तक में आप लोगों ने यह समझ भी लिया होगा कि आप मटेरियल में जो भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं वो सारे रिपीटेटिव फॉर्म में हैं, यानी आपने अभी तक जो पढ़ा है उस सब का आपको हिसाब देना पड़ेगा। और यहाँ जो आप
प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्चुअली प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे कोई भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं अंग्रेजी में, सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर हम बात करें, तो आप यहाँ देख लें कि ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की जगह पे मान लिया हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझिएगा, यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्जुलरी तो कोई भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कौन सा है। तो एक्जुलरी की जगह पे इज एम आर भी हो सकता है, वाज वेयर भी हो सकता है, शैल बी विल भी हो सकता है, हैज हैव हैड या शैल विल हैव भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस के बारे में अभी तक की जो हम लोगों की जानकारी है, यानी हम लोगों ने 36 स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं। याद रखिए, आप लोग अभी तक में 36 स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हैं। तो उन 36 का इस्तेमाल करना है। हालांकि आप ये एक डाटा है कि हम लोगों ने 36 स्ट्रक्चर याद रखे हैं, लेकिन आपको पता है कि बेसिकली हम लोगों ने एक इज एम आर का कंसेप्ट समझा है, वर्ब टू बी का और एक टू हैव का। यानी हम लोग अगर बेसिक तौर पे कहें तो एक टू बी का कंसेप्ट हम लोगों ने समझा है और दूसरा टू हैव का कंसेप्ट समझा है। और इस टू बी और टू हैव यानी दो कंसेप्ट से हम लोगों ने कितना किया है, इस एक कंसेप्ट से हम लोगों ने 18 स्ट्रक्चर बना लिए और इस एक कंसेप्ट से हम लोगों ने 18 यानी कुल मिलाकर के 36 कंसेप्ट बना लिए हैं। 36 स्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने कर ली है। तो बेसिकली तो हम लोग दो ही स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी प्लस कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी, सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब और प्लस नाउन। यानी बेसिकली हम लोगों ने दो ही स्ट्रक्चर देखा है और इस दो स्ट्रक्चर से ही हम लोगों ने इतने सारे स्ट्रक्चर यानी 36 स्ट्रक्चर देखे हैं। तो ये नंबर के मामले में भरे ही हो कि भाई 36 स्ट्रक्चर, लेकिन आपको पता है कि इसमें बस एक गुब्बारा है, बस एक पिन चुभोई है, पचक करके नीचे आ जाएगा कि बस दो ही स्ट्रक्चर की तो बात हो रही है। भाई ज़्यादा स्ट्रक्चर की बात हो नहीं रही, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब हम बात करें तो इसकी तो बात मैं करने का कोई मतलब ही नहीं है कि कितने स्ट्रक्चर हैं। हाँ, ये सब आएंगे जिस फॉर्म में आते हैं, जिस फॉर्म में आते हैं उस फॉर्म में आएंगे। तो हम लोग यहाँ फिलहाल प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं और सब्जेक्ट की जगह पे जनरली होगा या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी हो। तो ये जो प्रोनाउन है अगर आता है तो प्रोनाउन के रूप में हम लोगों ने एक तो देख लिया, पर्सनल प्रोनाउन से हम लोगों की ऑलरेडी जान पहचान है। अब यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात है। डेमोन्स्ट्रेटिव में भी दिस जनरली हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, कहीं कहीं दैट का भी इस्तेमाल कर लिया है हम लोगों ने। तो ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात आती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दीज और दोज की, तो उस पे आधारित भी सेंटेंसेस आपके मटेरियल में दिए गए हैं, आप उसको बनाइए, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो तीसरा जो प्रोनाउन की चर्चा हो रही है यहाँ, वह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ध्यान रखें अभी तक आपने इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया है और इंट्रोगेटिव वर्ड लगा करके क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब का इस्तेमाल करके वहाँ पे हम लोग जो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते थे उसमें आपको शायद याद हो, वहाँ पे कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट होता था। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कहा था कि वह अच्छा कैसे है, अच्छा कैसे है। तो ये जो कैसे है लगा करके हम लोग सेंटेंस बना रहे थे, उसमें वह जो है वह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था। यह इंट्रोगेटिव वर्ड था जिसका इस्तेमाल हम लोग बीच में करके इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते थे। अब ये सब्जेक्ट की जगह पर ही जो आया है वह प्रोनाउन है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि एक किस तरीके से फॉर्म करते हैं। जैसे मान लिया कहते हैं कि कौन, तो हु का इस्तेमाल करते हैं कौन, हु का मतलब कौन होता है। अब लिखते हैं कि कौन अचेत है। देखिए ये क्या कहता है, कौन अचेत है। यहाँ पे कौन है अचेत, देख रहे हैं। तो इजमार की जगह पे एक्जुलरी वर्ब की जगह एक्जुलरी वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट की जगह कॉम्प्लीमेंट भी आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट की जगह कौन दिख रहा है। तो ऑब्वियस है कि ये कौन नाउन तो नहीं है, किसी का नाम तो है नहीं, तो ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की जगह पे आया है कौन। तो ये बनेगा कैसे। तो नॉर्मली अगर हम सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद एक्जुलरी देते हैं और कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि जो फॉर्मेट आप पहले से बनाते आ रहे हैं उसी फॉर्मेट पे काम करेगा। तो कहेगा कौन का अंग्रेजी हो जाएगा हु और एक्जुलरी। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को, जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उनको हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मानते हैं। आप एकदम जनरल में आप समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर कहीं आता है तो उसे हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट या कोई नाम वाले कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आपको पता है कि ही, सी, इट या कोई नाम होता है या कोई भी ऐसा सिंगुलर जिससे एक का बोध होता है।
तो कौन की बात कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है, तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर माना जाता है। तो यहाँ हु हो गया और उसके बाद हम क्या एक्सुलरी के रूप में क्या लेंगे, चूंकि इज एम आर लगा हुआ है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो हु इज और अन CONSCIOUS कॉन्शियस है। इस तरीके से आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। कौन अचेत है तो हु इज अनकंसल्ट। एक्चुअली कौन अचेत है तो हम कहेंगे कि राम अचेत है या सोहन अचेत है। तो एक्चुअली सब्जेक्ट पता करने के लिए हम हु का प्रयोग, इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम जनरली सब्जेक्ट पता करने के लिए करते हैं। तो हु ये जनरली सब्जेक्ट पता करते हैं, सब्जेक्ट पता करने का काम करते हैं सेंटेंस से, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जनरली। उसके बाद जो है वह है व्हाट, क्या। यह जनरली हम ऑब्जेक्ट पता करते हैं, ऑब्जेक्ट पता करते हैं। और जनरली कौन सा ऑब्जेक्ट पता करते हैं, निर्जीव ऑब्जेक्ट पता करते हैं। आपको याद होगा हम लोग सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट की चर्चा कर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने कहा था कि दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह लिविंग थिंग होते हैं। जैसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट पता करता है, और किस तरीके का ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग को। नॉन लिविंग का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कुर्सी अच्छी है, टेबल बुरा है, तो इस तरीके की बात करता है। तो कुर्सी और टेबल नॉन लिविंग थिंग हो गए, तो उनके बारे में अगर पता करना हो तो हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से एक और जो प्रोनाउन है वह है विच। यह सिलेक्शन का काम करता है। विच कौन सी, कहता है कौन सी अच्छी है, तो विच इज गुड। विच इज गुड मतलब विच इज गुड, तो कौन सी अच्छी है भाई, तो ये वाली अच्छी है या वो वाली अच्छी है। ये चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल करता है, यह चुनाव के लिए प्रयोग में आता है। उसी प्रकार एक और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हुज, किसका। यह रिश्ता बताता है, रिश्ता बताने का काम करता है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे किसका अच्छा है, किसका अच्छा है, किसका अच्छा है। मान ली पूछते हैं किसका अच्छा है, तो मेरा अच्छा है नहीं, तुम्हारा अच्छा है नहीं, उसका अच्छा है या राम का अच्छा है, सोहन का अच्छा है। तो किसका अच्छा है, तो हुज इज गुड, हुज इज गुड। ये रिलेशन बताता है। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इस पे आधारित भी एक प्रैक्टिस सेट है, आपको बना लेना है और ये बन भी जाएगा उम्मीद है। और इसके साथ साथ एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपके लिए, जिसमें ये तीनों आएंगे, यानी पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इस तीनों प्रोनाउन के साथ एक मिसलेनियस पैराग्राफ भी बना हुआ है, जिसको आपको बनाना है और उसके बाद ही आगे बढ़ना है। एक बात मैं फिर कहूँगा, इससे पहले एक संभवतः आपको सेल्फ इवैल्यूएशन सेट लगा हुआ है। इससे पहले संभवतः एक सेल्फ इवैल्यूएशन, संभवतः क्या, इससे पहले एक सेल्फ इवैल्यूएशन सेट लगा हुआ है, जिसे आपको बना करके ही यहाँ तक आना है। एक्चुअली यहाँ से अब पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, और अभी तक आप जो स्ट्रक्चर खेल रहे थे, फिर से ग्रामेटिकल यूनिट पे आए हैं हम लोग, फिर स्ट्रक्चर आएगा, फिर ग्रामेटिकल यूनिट आएगा। ये 1 बाय 1 जैसे जैसे इसका ज़रूरत है वो आता जाएगा। तो खैर वो आपका टेंशन नहीं है, वो तो जो है वो चलता रहेगा एक सीक्वेंस में, और आपको उम्मीद है कि परेशानी नहीं होगी। ये प्रोनाउन इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको बाद में जाकर के कन्फ्यूज़न नहीं हो, आपको ये समझने में कि कौन सब्जेक्ट है और कितना सब्जेक्ट है और क्यों सब्जेक्ट है। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने देखा है कि एक वर्ड का सब्जेक्ट मिल रहा है, आगे हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये जनसंख्या बढ़ेगी, एक वर्ड से 2 वर्ड का भी हो सकता है, और सब्जेक्ट जो है हो सकता है 4-5 वर्ड का भी मिल जाए। तो कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी सीखने चले हैं, तो केवल ये नहीं कि एक छोटे छोटे सेंटेंसेस जो मिल जाए उसको हम बना लें और बड़े सेंटेंसेस में फिर हम सोच में पड़ जाए। नहीं, किसी भी तरीके का सेंटेंसेस आएगा हम लोगों को बनाना है, क्योंकि हम लोग बेसिक से देख रहे हैं, और बेसिक में जो फ्रेमिंग है वो हम लोगों को इतना कॉम्पिटेंट बना देगी कि आगे से जो लोग भी आएंगे उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे, और हम लोग ये समझते जाएंगे कि ये इनका रिलेटिव है, इसलिए ये साथ में है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिक जो चीज़ है वो ये है या वो है, जो भी है। तो उम्मीद है कि इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी। अभी तक जो भी बातें हो रही है या जो भी आगे पढ़ाया जाएगा, इसके बाद जो अगला चैप्टर है वह एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा, और धीरे धीरे हम लोग ये भी समझते चले जाएंगे कि इनकी ज़रूरत क्यों है।
अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन क्या था, प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। अब देख रहे हैं कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोनाउन दिख रहे हैं और इन प्रोनाउन का इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे और फिर जैसी ज़रूरत होगी हम लोग उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल इसमें भी जो प्रैक्टिस सेट है आप उसे बना लें और बना करके चलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि अगले वीडियो में मिलेगा, और वह है एडजेक्टिव का इस्तेमाल, यानी 25 नंबर का जो चैप्टर है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।